A very good morning to all of you. Welcome back for the new chapter, that is chapter number 9, lesson. What we studied in generals. In generals, we have studied that whatever the transactions are happening, chronological order, on the basis of chronological order, that is date wise, we are recording the transactions in the form of journal entries. Okay? Suppose टेक एन एग्जाम्पल, 1 मंथ में मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए और उन सभी ट्रांजेक्शन्स का मैंने जर्नल एंट्री बनाया. टेक एन एग्जाम्पल, सपोज दिस इज बिजनेस एंड दिस इज राम श्याम, लाइक दैट. अब मैंने राम से भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं मंथ में और मैंने श्याम से भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं मंथ में. ऐसे ही मैंने पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन्स कितने लोगों से किए होंगे, राइट? अब अगर मुझे ये पता करना है कि पूरा मैंने मंथ में मैंने राम से कितना परचेज किया या फिर श्याम को मैंने कितना सेल किया, दैट डेटा आई एम नॉट हैविंग व्हाइल प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्री, राइट ना? आफ्टर द जर्नल एंट्री ऑल्सो I am not in a position to find the correct amount. Find the amount. How much amount of goods I have purchased from Ram and how much amount of goods I sold to Shyam. This I am not knowing. Right? ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनमें कैश है, कैपिटल है, सेल्स है, परचेज है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके इनकम्स हैं, आपके एडजस्टमेंट्स हैं, आपके ओपनिंग एंट्रीज हैं. तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं लेकिन उनका हमारे पास एक समराइज्ड फॉर्म में अकाउंट नहीं होता. क्लियर है? इसीलिए हम लेजर की बात करते हैं. गॉट द पॉइंट? अब अगर मुझे ये पता करना है कि इन अ मंथ मैंने राम से कितने अमाउंट का गुड्स परचेज किया है, तो अगर मैं राम का अकाउंट देखूंगा, लेजर अकाउंट देखूंगा, तो आई गेट द आइडिया. ठीक है? और अगर मुझे श्याम से पता करना है कि मैंने कितने अमाउंट का गुड्स श्याम को सेल किया है, तो अगर मैं श्याम का अकाउंट देखता हूं तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा. आपको इतना समझ में आया? ठीक है? इसीलिए जो समराइज्ड फॉर्म है, समराइज्ड फॉर्म के लिए हम लोग लेजर अकाउंट्स पढ़ते हैं. ठीक है? इतना समझ में आ गया सबको? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे लेकिन पहले फॉर्मेट डिस्कस करते हैं. देखिए जरा लेजर का फॉर्मेट. पहला कॉलम डेट का, यहां जो भी डेट्स हो वो डेट मेंशन करेंगे. पर्टिकुलर्स में हम नेम ऑफ अकाउंट मेंशन करेंगे. ये जनरल फोलियो का कॉलम है. बेसिकली क्या होता है, जब आपने जनरल बनाया होगा तो उसका फॉर्मेट कैसा था? डेट, पर्टिकुलर्स. देखो यहां पे ध्यान से, यहां पर LF लिखते थे आप. क्लियर है ना? और यहां पर मेंशन करते थे कि दिस इज लेजर फोलियो नंबर, दिस इज लेजर फोलियो नंबर. अब देखो यहां पे LF है और यहां JF है. दिस इज लेजर फोलियो, दिस इज जनरल फोलियो. अब क्या हुआ, यहां पर जैसे हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सपोज मान लो, ठीक है, और कैश मैंने लेजर के पेज नंबर 21 पे बनाया है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 21. अब मान लो ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, ये मैंने किसका बनाया है? सपोज मान के चलो कैश का. मान लो मैं बना रहा हूं यहां पे कैश अकाउंट. क्लियर? एंड दिस इज सपोज पेज नंबर 21. क्लियर? तो यहां पर जो मैंने 21 लिखा है और ये लेजर का जो पेज नंबर 21 है जिसपे कैश अकाउंट बना है, तो मुझे मालूम है कि कैश अकाउंट कहां बना हुआ है? लेजर के पेज नंबर 21. गॉट द पॉइंट? अब मान लो ये जो जनरल एंट्री मैंने यहां पर की है, ये पेज नंबर है मान लीजिए 2, जनरल का पेज नंबर 2. तो यहां पर जैसे कैश में जो भी मैं ट्रांजेक्शन्स करूंगा कैश से रिलेटेड, वो यहां पर मैं पेज नंबर ऐसे मेंशन करता जाऊंगा, लाइक दिस. समझ में आया इतना? तो जनरल फोलियो में हम जो जनरल का पेज नंबर है वो मेंशन करेंगे. लेजर फोलियो में हम मेंशन कर देते हैं लेजर फोलियो का नंबर. क्लियर? इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, एक बार फॉर्मेट देख लो जरा जल्दी से. ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं. अभी हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे. देखो जरा,
ये फॉर्मेट है। अब आप समझ गए होंगे जनरल फोलियो में क्या करना है और कंसर्न अमाउंट। अब 4 कॉलम्स आर फॉर डेबिट, ये डेबिट के 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, एंड 4 कॉलम्स फॉर क्रेडिट। क्लियर है, सबको समझ में आ गया लेजर का फॉर्मेट? ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो एक आइडिया हमें होता है कि हमें किस तरह से लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए आपकी बुक का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6th क्वेश्चन को रेफर कर रहे हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। जनरल्स में जब आपको पढ़ाया था उस टाइम पर आपको बताया था कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है। ओपनिंग एंट्री होता है आपके ओपनिंग बैलेंसेस से, ठीक है, तो ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इनकी ओपनिंग एंट्री करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल पास द जर्नल एंट्रीज, then on that basis we will try to understand how to prepare the separate ledger accounts। ठीक है, पहले जर्नल एंट्री बना लेते हैं और जर्नल एंट्री बनाने के बाद फिर हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलो पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए पहले ओपनिंग एंट्री करनी है, तो ओपनिंग एंट्री कर देते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल है, ओपनिंग एंट्री कर रहे हैं यहां पे। पूरा फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपको मालूम है कैसे बनता है, सिर्फ मैं जर्नल एंट्रीज लिखूंगा और उसके बाद हम लोग यहां पर लेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा। कैश डेबिट 50,000। जर्नल एंट्रीज सब बच्चों को ये मालूम है कि जब ओपनिंग एंट्री आती है तो सभी एसेट्स को क्या करना है, डेबिट, और सभी लायबिलिटीज को क्या करना है, क्रेडिट, एंड देन एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है, राम को भी डेबिट कर देते हैं, कितना है 50,000। उसके बाद आप मशीनरी को डेबिट कर दो, कितना अमाउंट है 60,000। उसके बाद क्रेडिट कर दो, किसको, राजेश को, जो हमारा क्रेडिटर है, कितना अमाउंट है इसका 30,000। क्लियर, अब आप क्या फाइंड कर लेंगे, कैपिटल, ऐड कर लो इसको, 190 लेस 30 160। गॉट द पॉइंट? ठीक है, एसेट्स के टोटल में से आपने लायबिलिटीज का टोटल माइनस किया, द टोटल ऑफ एसेट इज 1,90,000 लेस 30,000, बैलेंस क्या आ गया आपका, कैपिटल। ठीक है, चलिए दिस इज ओपनिंग एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, 4 अप्रैल की एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट टू सेल्स, कितना अमाउंट है 7,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, 6 अप्रैल का है, पढ़िए ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न बाय राम। क्या एंट्री करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, और अमाउंट कितना है 1,000। ये भी हो गया हमारा। ठीक है, ये तीनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। ओपनिंग एंट्री, देन गुड्स सेल करने की एंट्री, सेल्स की है कैश सेल्स, और ये सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, क्या है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 फॉर रुपीज 9,000। ठीक है, यहीं पे कर दो एंट्री, इधर पे, इधर कर देता हूं, देखो जरा ध्यान से। 10 अप्रैल एंट्री हो गई हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, ठीक है, अमाउंट बोल दो, अमाउंट है आपका 9,000। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 15, पढ़िए ट्रांजेक्शन, अप्रैल 15 का ट्रांजेक्शन पढ़िए,
bought goods of the list price of rupees 15,000 from Rakesh, less 10% trade discount and 5% cash discount and paid 40% of the amount immediately. ये ट्रांजेक्शन हम लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है. एक बार और समझा देता हूं आपको. 15,000 का लिस्ट प्राइस है जिसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट. हम सबको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं. 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए. कितना आ गया हमारा 1500. तो अमाउंट कितना आ गया 13,500. ठीक है. 40% अमाउंट इमीडिएटली. ये कह रहे हैं 40% इमीडिएटली दिया. इसका मतलब जो 60% का बैलेंस अमाउंट है वो बाद में दिया. ठीक है. तो वो क्रेडिट हो गया और 40% कैश हो गया. ये भी लिख देते हैं यहां पे 40% कैश एंड 60% क्रेडिट. तो ये अंडरस्टूड रहता है कि ऐसा हो जाएगा आपका. ठीक है. चलो इसका आप 40% कैलकुलेट कर लो. कितना आ जाएगा 5400, 8100 आ गया. एक बार देख लो ध्यान से. ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं आपका 5% का कैश डिस्काउंट है. ठीक है. तो 5% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. और आपको मालूम है कैश डिस्काउंट क्या होता है, लेस हो जाता है. कैलकुलेट करेंगे 5%, 540 का हाफ 270. क्लियर है. देखिए कैलकुलेशन. ठीक है. लेस कर दिया हमने. कैश डिस्काउंट क्या किया, लेस कर दिया. ट्रेड डिस्काउंट भी क्या किया, लेस कर दिया. ठीक है. इसका मतलब we have purchased goods from Rakesh. We paid this amount of 5130. We have received a discount of 270. We have to pay this 8100 later. And this is the amount of goods which we purchased for 13,500. Got the point? Clear this point? चलिए एंट्री करेंगे. बताइए परचेज अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है हमारा 13,500. टू कैश कर देते हैं. कितना पेमेंट किया 5130. डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू फॉर अस. ठीक है. इनकम है, इंक्रीज इन रेवेन्यू. क्रेडिट कर दिया आपने. देन दिस इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे. दिस इज अ लाइबिलिटी. तो राकेश क्या है, लाइबिलिटी है. और लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज. इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपको मालूम है. क्रेडिट करते हैं. एंट्री क्लियर. ठीक है. समझ में आ गया. चलिए रब कर देते हैं. अभी मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि कैसे हम लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे. ठीक है ना. जर्नल एंट्रीज पे हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं. जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आ जाइए 20 अप्रैल पे. ठीक है. पढ़िए ट्रांजेक्शन. पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38,600. क्लियर. आप देखिए जरा. राजेश से हमने देखिए यहां पर हु इज राजेश. राजेश इज अ क्रेडिटर with the amount 30,000. That means we have to pay to Rajesh 30,000, right? And here we again goods we have purchased the goods from Rajesh for rupees 9,000. तो 30,000 तो यहां पर स्टार्टिंग में ही हमें पे करना था राजेश को. और अब यहां पर हमने गुड्स 10 अप्रैल को हमने फिर से राजेश से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 39,000. क्लियर ना. तो 39,000 का गुड्स हमने राजेश से परचेज किया. अब हम उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं 38,600 में. सबको समझ में आया. 30 and 9, 39,000 you have to pay, but you are settling the account with the amount 38,600. ठीक है. चलिए इनका अकाउंट सेटल करें. राजेश अकाउंट डेबिट. आप सबको मालूम है राजेश कौन है, क्रेडिटर. क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी. और लाइबिलिटी आज क्या हो रही है, डिक्रीज. क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. डिक्रीज इन लाइबिलिटी. डेबिट टू कैश. कितना पे कर रहे हैं आप 38,600. यहां लिख दीजिए कितना आपको पे करना है 39,000. लेकिन सेटल कितने में हुआ 38,600 में. तो आपने डिस्काउंट कितने का रिसीव कर लिया, आपने 400 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया. सबको क्लियर है ये जर्नल एंट्री. ठीक है. अब देखिए पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द प्रोपराइटर. अगर लाइफ इंश्योरेंस है, सब जानते हैं इफ लाइफ इंश्योरेंस that means the life of a owner. So this is a personal expense. So that is the personal responsibility of the owner to pay his life insurance. But as business is paying,
दैट मीन्स दिस इज ड्रॉइंग्स। क्लियर? तो आप लिख दीजिए यहां पे 25 अप्रैल ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना है 500। कितना अमाउंट आ गया 500 आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव द कमीशन 2000। कमीशन आपने रिसीव किया है, ठीक है, 30 अप्रैल कमीशन हमने रिसीव किया, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड आपको मालूम है रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ठीक, कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन है 2000 का। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि एक ही मंथ के ट्रांजेक्शन से, ठीक है, लेकिन देखो इसमें कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, काउंटिंग करते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहला नंबर दिया कैश को, दूसरा स्टॉक, तीसरा राम, चौथा मशीनरी, फिफ्थ राजेश, सिक्स्थ कैपिटल। अब एक चीज दिमाग में रखना कि ऑल दीज लेजर अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर, राइट, लेकिन रिपीटिशन पे नहीं होना चाहिए। जो नंबरिंग कर रहे हैं उसमें रिपीटिशन पे नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए 1 कैश, 2 स्टॉक, 3 राम, 4 मशीनरी, 5 राजेश, 6 कैपिटल, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन यहां देखिए रिपीट करेगा कैश। कैश को ऑलरेडी आप अलॉट कर चुके हो 1 अकाउंट, तो 1 नंबर अलॉट कर चुके हो, तो इसको रिपीट नहीं करना। ठीक है, अब मैं 7 नंबर दे रहा हूं सेल्स को, 8 सेल्स रिटर्न। अब देखिए राम फिर से आया है, तो राम को ऑलरेडी अलॉट कर दिया, तो इधर पे अलॉट नहीं करेंगे। आप देखिए परचेज नहीं आया, तो यहां पर लिखिए 9 परचेज। राजेश देखिए ऑलरेडी 5 नंबर अलॉट है, तो इसको नहीं देंगे, परचेज को ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं 9 नंबर, कैश अलॉट कर चुके हैं। डिस्काउंट रिसीप्ट को आप दीजिए 10। ठीक है, राकेश नया अकाउंट है, राजेश था, राकेश नहीं है, राकेश नया अकाउंट है, 11। राजेश ऑलरेडी हो चुके हैं, कैश हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो चुका है, इनको अलॉटमेंट नहीं करिएगा। ड्रॉइंग्स नया अकाउंट है, तो आपने लिखा है यहां पे नंबर 12। कैश को ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, कैश हो चुका है, कमीशन रिसीव्ड 13। क्लियर? ध्यान से देखो बच्चों, कितने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे आप, 13 लेजर अकाउंट्स। एक बार देख लीजिए, क्लियर है? तो हमको कितने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, 13 लेजर अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, सबसे पहले करते हैं कैश का अकाउंट। देखिए यहां पे लिखा मैंने कैश अकाउंट। अब यहां से आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो लेजर का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और बिल्कुल सिंपल सा है। मैं एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर कुछ भी लिखने से पहले आपको 2 से इंडिकेट करना, और यहां पर कुछ भी लिखने से पहले बाय से इंडिकेट करना। ठीक है, मतलब प्रीफिक्स लगेगा, डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या है, हमारी ओपनिंग एंट्री है, ये क्या है, हमारी ओपनिंग एंट्री है। अब सबसे पहले ओपनिंग एंट्री का इफेक्ट अपने लेजर अकाउंट में दिखा दो। ये कैश कौन सा था, 1 नंबर था, इसीलिए सबसे पहले कैश अकाउंट बना रहे हैं हम। ठीक है, चलो ओपनिंग एंट्री का इफेक्ट अपने उसमें दिखाओ। अब इतना ध्यान रखना, जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स ऑलवेज हैव देयर डेबिट बैलेंसेस। तो एसेट का कोई भी अमाउंट होगा, जब बैलेंस को, ये क्या है, दिस इज व्हाट, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग एंट्री, दिस इज ओपनिंग एंट्री, दिस इज नॉट द जर्नल एंट्री। गॉट द पॉइंट? ये ओपनिंग एंट्री बताती है ओपनिंग बैलेंसेस को। जैसे कैश का अकाउंट बना रहे हो, तो आपके पास 1 अप्रैल को कितना अमाउंट ऑफ कैश है, ये बताएगा कैश अकाउंट। क्लियर ना? तो कैश देखो कितना है मेरे पास, 50,000। और आपसे क्या बोला कि एसेट्स के बैलेंसेस हमेशा डेबिट साइड होंगे, तो हमेशा याद रखना एसेट्स के जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उनको डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करना। और क्या लिखना, टू बैलेंस बी बाई डी ब्रॉट डाउन। क्लियर? कितना अमाउंट, 50,000। जेएफ कॉलम में लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, दोनों कॉलम ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट में लिखना है। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब इधर देखो, जिन जिन एंट्रीज में मेरा कैश का इन्वॉल्वमेंट है, उन एंट्रीज की रिकॉर्डिंग पोस्टिंग मुझे यहां पर लेजर में
करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप एक बार में समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, इधर भी देखो जरा, क्या इस जर्नल एंट्री में कैश है? यस, इन दिस जर्नल एंट्री कैश इज देयर। नाउ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। रूल नंबर 2, जिसका अकाउंट बनाओगे उसका नाम नीचे ना डेबिट में ना क्रेडिट में कहीं नहीं आएगा। मतलब कैश गलती से भी आप पर्टिकुलर्स के डेबिट या क्रेडिट साइड में नहीं लिखना, टू कैश या बाय कैश नहीं लिखना। क्लियर है? अब कैश तो आएगा नहीं, बाकी क्या बचा? सेल्स। ये कहां है जनरल में? क्रेडिट में। तो कहां ये आ जाएगा? डेबिट में। अपोजिट हो जाता है। दोबारा सुनना, कैश तो आएगा नहीं लेकिन कैश इन्वॉल्व है, इसलिए इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट में। कैश तो आएगा नहीं, सेल्स क्रेडिट में है, तो जब जनरल में करना उसको तो क्या कर देना? डेबिट में, और लिख देना टू सेल्स। अमाउंट कितना लिखना? 7,000। डेट 4th अप्रैल। समझ में आया? अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, क्या कैश है? नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो परचेज, यहां पर कैश है? नहीं है। यहां देखो, यहां पर कैश है? हां है। लेकिन अब देखना, ये कंपाउंड एंट्री है, ये सिंपल एंट्री थी, ये क्या है? कंपाउंड एंट्री है। बहुत ध्यान से सुनना, आपने क्या क्या देखा है? आपने देखा ओपनिंग एंट्री का इफेक्ट, आपने देखा नॉर्मल सिंपल जर्नल एंट्री का इफेक्ट। ठीक है, अब आप देखने जा रहे हो किसका? कंपाउंड एंट्री का इफेक्ट। अब आप देखने जा रहे हो कंपाउंड एंट्री। इसके बाहर लेजर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर ही है, इसलिए अच्छे समझिए। यहां देखिए, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट टू राकेश। क्या इस जर्नल एंट्री में, कंपाउंड एंट्री में कैश है? हां जी, कैश तो है। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट सुनना, अगर आप जिसका अकाउंट बना रहे हो वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट के कोई भी आइटम का पोस्टिंग यहां नहीं होगा, और डेबिट में अगर इसकी जगह 2-3 आइटम और होते तो उनका पोस्टिंग भी यहां पर होता। गॉट द पॉइंट? क्लियर? अब परचेज कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश तो लिखोगे नहीं, और उसके साथ ही साथ क्रेडिट में जो भी आइटम होंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज डेबिट में है तो जब लेजर में आएगा तो कहां पहुंच जाएगा? क्रेडिट में। आप लिखिए यहां पर परचेज, डेट लिखिए 15 अप्रैल, और अमाउंट की बात आती है, अमाउंट वही लिखना जो कैश का अमाउंट है। बहुत ध्यान से दोबारा सुनिए, अमाउंट वही लिखिएगा जो कैश का अमाउंट है, क्योंकि आप अकाउंट कैश का बना रहे हो। गया कंपाउंड एंट्री? क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिर से कैश आया। कैश कहां है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। राजेश कहां है? डेबिट में, तो जब लेजर में आएगा तो कहां भेजना उसको? क्रेडिट में, तो बाय राजेश लिख दीजिए। डेट कितना लिखिए? 20th अप्रैल। अमाउंट कौन सा लिखना? जो कैश में है, 38,600। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट जर्नल एंट्री में, क्या इसमें कैश है? हाँ जी, कैश है। कैश तो आएगा नहीं, ड्रॉइंग्स कहां दिया हुआ है? डेबिट में, तो जब लेजर में आएगा तो कहां पहुंच जाएगा? क्रेडिट में, तो यहां लिखिए बाय ड्रॉइंग्स। क्लियर? अमाउंट कितना? 500। डेट मेंशन कर दीजिए 25th अप्रैल। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कैश टू कमीशन। कैश तो आएगा नहीं, कमीशन रिसीव्ड कहां है? क्रेडिट में, तो जब लेजर में आएगा तो डेबिट में अपोजिट करिएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, कितना अमाउंट? 2000। क्लियर? डेट 30th अप्रैल। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं इनकी बैलेंसिंग। पूरे जितने भी जर्नल एंट्रीज थी, वो ओपनिंग एंट्री थी, वो सिंपल एंट्री थी, वो कंपाउंड एंट्री थी, सबका इफेक्ट आपने अपने लेजर अकाउंट में शो कर दिया। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे बैलेंसिंग। आपको अच्छे से मालूम है कि द टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। आप इसका टोटल करिए, यहां कुछ आ रहा है 59,000, और यहां कुछ आ रहा है 38, 39, 44, 130 समथिंग लाइक दैट, है ना? 44, 230 लाइक दैट। लेकिन दोनों का टोटल इक्वल तो नहीं है। क्लियर है? लेकिन इक्वल होना चाहिए। आप देखिए, इसका टोटल है 59, तो इसका भी टोटल कितना होना चाहिए? 59। गॉट द पॉइंट ना? क्योंकि डेबिट क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल।
तो अगर इसका टोटल 59 है तो इसका भी टोटल कितना होना चाहिए? 59 होना चाहिए। क्लियर? लेकिन इसका टोटल 59 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट वी विल डिडक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट सो दैट वी विल गेट द बैलेंस। क्लियर? आप ऐड करके लेस करेंगे। देखिए मैं कर रहा हूं। सो इट विल बी 14,770 and here I am going to write that is 30th April and here I am going to write by balance C by D. This is carried down and this is my balance. Correct? Whatever the balances at the end will be the opening balances for the next year, that is 152 balance B by D and the amount 14,770. Clear? So in this manner we will prepare all the ledger accounts whatever we have mentioned. Clear to all the students? This is very simple. Only you have to follow whatever the basic rule is there. देखिए basic rule क्या बताया आपको कि आप जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम नीचे कहीं नहीं आना चाहिए। देखिए कैश का नाम नीचे कहीं पर भी नहीं आया है। ठीक है? जिन जिन एंट्रीज में, चाहे वो ओपनिंग एंट्री हो, चाहे वो नॉर्मल जर्नल एंट्री हो, चाहे वो कंपाउंड एंट्री हो, जिन जिन में आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ है उनका इफेक्ट हमने यहां पर दिखाया है। याद रखिएगा, अगर कैश आपका डेबिट में है और कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो जो भी नेक्स्ट अकाउंट होगा वो अगर जनरल में क्रेडिट में है तो जब लेजर में आएंगे तो वो डेबिट में हो जाएंगे। क्लियर है? एक बार आपने यहां पर पोस्टिंग कर दी, उसके बाद बैलेंसिंग मैंने बताया आपको किस तरह से बैलेंसिंग करनी है और आपका लेजर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे हमने एक लेजर अकाउंट बनाया है कैश का, वैसे ही आपको सभी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है? मेंशन किया हुआ है हमने यहां पर कि 13 लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। दिस इज द फर्स्ट लेजर अकाउंट। Whatever the fundamental related with this account that I have told you, so rest all the accounts you try to prepare. If any problem is there, then please message me so that I'll clear. Got the point? तो आज का वीडियो यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं। होप लेजर के पूरे पॉइंट, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।